एक समय की बात है, दिल्ली के तख्त पर एक ऐसे बादशाह का राज था जो अपनी शान शौकत, अपने लावलश्कर और अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसका दरबार विद्वानों, कलाकारों और सलाहकारों से खचाखच भरा रहता था। हर कोई बादशाह को खुश करने की होड़ में लगा रहता, अपनी चापलूसी और झूठी तारीफों से बादशाह के अहंकार को और भी बढ़ाता रहता था। बादशाह को अपनी अक्ल पर बड़ा नाज था और वह अक्सर यह दावा करते थे कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे वह या उनके दरबारी सुलझा न सकें। उनके सबसे खास थे उनके वज़ीर-ए-आज़म, जो खुद को दुनिया का सबसे चतुर और दूरदर्शी इंसान समझते थे और बादशाह के कानों में हर वक्त अपनी ही बुद्धिमानी के किस्से घोला करते थे। उसी सल्तनत की एक छोटी सी गली में एक साधारण से घर में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। मुल्ला न तो अमीर थे, न ही उनके पास कोई बड़ी पदवी थी। उनकी कुल जमा पूंजी थी एक मरियल सा गधा, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक ऐसी हाजिर जवाबी और पैनी नजर जो बड़े बड़े विद्वानों और बादशाहों के घमंड को पल भर में चकनाचूर कर सकती थी। मुल्ला की बातें सीधी, सपाट और अक्सर अटपटी होती थीं, लेकिन उनके हर अटपटे काम और हर बेतुकी बात में गहरी समझ और जिंदगी का सच्चा फलसफा छिपा होता था। बादशाह मुल्ला को पसंद भी करते थे और उनसे चिढ़ते भी थे। पसंद इसलिए क्योंकि मुल्ला की मौजूदगी दरबार में एक ताजगी ले आती थी और मुश्किल घड़ियों में उनकी सलाह सोने से भी कीमती साबित होती थी। और चिढ़ते इसलिए थे क्योंकि मुल्ला कभी भी चापलूसी नहीं करते थे और अपनी बातों से अक्सर बादशाह और उनके घमंडी वजीर की खिल्ली उड़ा देते थे। एक दिन दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। बादशाह अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दरबारी सोने चांदी के काम वाले लिबासों में इतरा रहे थे। तभी द्वारपाल ने ऐलान किया कि पड़ोसी मुल्क फारस के शाह का एक दूत हजारों तोहफों के साथ हाजिर होना चाहता है। बादशाह ने तुरंत इजाजत दी। फारस का दूत बड़े ही अकड़ और शान के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे नौकरों की एक लंबी कतार थी, जिनके हाथों में कीमती कालीन, सोने के बर्तन और दुर्लभ इत्र थे। दूत ने झुककर सलाम किया और फिर एक रेशमी खत बादशाह की ओर बढ़ा दिया। बादशाह के वजीर ने खत खोला और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता गया। दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर तनाव की लकीरें खिंच गईं। खत पढ़कर वजीर ने कांपती आवाज में बादशाह को बताया, आलम पनाह, फारस के शाह ने आपकी बुद्धिमानी की बड़ी तारीफ की है, लेकिन साथ ही उन्होंने आपकी अक्ल को परखने के लिए एक चुनौती भी भेजी है। बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, कैसी चुनौती? हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। वजीर ने डरते डरते कहा, शाह ने 3 चीजों की मांग की है। उन्होंने लिखा है, अगर आपके दरबार में सचमुच दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हैं तो मेरे लिए 3 चीजें भिजवाएं। पहली, एक बोरी भरकर खरी चालाकी। दूसरी, एक घड़ा भरकर निरपेक्ष सत्य। और तीसरी, एक संदूक भरकर अनंतकाल। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर आप यह 3 चीजें भेजने में नाकाम रहे तो आपको यह मानना होगा कि आपकी सल्तनत में अक्ल और समझ की कमी है और आपको फारस की सल्तनत को सालाना नजराना देना होगा। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। यह कैसी मांग थी? चालाकी को बोरी में कैसे भरा जा सकता है? और सत्य का घड़ा? और समय का संदूक? यह तो सरासर बेतुकी और नामुमकिन बातें थीं। वजीर और बाकी सलाहकारों ने अपने सिर झुका लिए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, यह तो हमें अपमानित करने की एक चाल है। ऐसी चीजें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। दूसरे ने कहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। बादशाह गरज उठे, खामोश।
क्या मेरे दरबार में एक भी ऐसा अक्लमंद नहीं है जो इस पहेली का हल निकाल सके? मैंने तुम सबको किस लिए पाल रखा है? कई दिनों तक दरबार में माथापच्ची चलती रही। बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें छान मारी, पंडितों ने पोथियां पढ़ीं, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं सूझा। बादशाह की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। उनकी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। वजीर आज़म हर रोज कोई न कोई मूर्खतापूर्ण सलाह लेकर आते। कभी कहते कि बोरी में लोमड़ियों को भरकर भेज देते हैं क्योंकि वे चालाक होती हैं, तो कभी कहते कि घड़े में गंगाजल भरकर भेज देते हैं क्योंकि वह सत्य की तरह पवित्र है। बादशाह उनकी इन बातों पर और भी खींच जाते। जब सारे रास्ते बंद हो गए और बादशाह अपनी हार मानने ही वाले थे, तब उन्हें अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की याद आई। उन्होंने सोचा, जब बड़ी बड़ी अक्लें फेल हो जाती हैं, तब उस आधे पागल मुल्ला की टेढ़ी बुद्धि ही काम आती है। उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन को जैसे भी हो, जहां भी हो, तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सिपाही जब मुल्ला के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला अपने गधे से बातें कर रहे थे। वह गधे को समझा रहे थे, देख, दुनिया में दो तरह के बोझ होते हैं, एक जो तेरी पीठ पर है और दूसरा जो बादशाह के दिमाग पर है। तेरा बोझ तो मैं उतार सकता हूँ, पर बादशाह का बोझ उतारने के लिए तो मुझे ही उनकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा। सिपाहियों ने बादशाह का पैगाम सुनाया। मुल्ला ने बड़ी लापरवाही से कहा, बादशाह को अब मेरी याद आई। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली की याद आती है। चलो देखते हैं कि मामला क्या है। मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर दरबार की ओर चल दिए। जब वह दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। बादशाह सिंहासन पर उदास बैठे थे और सारे दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। मुल्ला ने अपने गटे पर बैठे बैठे ही बादशाह को सलाम किया और पूछा, आलम पनाह, सुना है आपकी सल्तनत पर कोई भारी संकट आ पड़ा है। क्या खजाने में सोना खत्म हो गया है या वजीर साहब की अक्ल घास चरने चली गई है? वजीर ने गुस्से से मुल्ला को घूरा, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर उसे शांत किया और पूरी कहानी मुल्ला को सुना दी। सारी बात सुनकर मुल्ला जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। बादशाह को थोड़ा गुस्सा आया, मुल्ला, यह हंसने का वक्त नहीं है। हमारी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। मुल्ला ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी परेशानी पर नहीं बल्कि फारस के शाह की बचकानी मांग पर हंस रहा हूं। उन्होंने तो बच्चों जैसे सवाल पूछे हैं और आप सब इतने बड़े बड़े अक्लमंद लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। खैर, मुझे यह सब सामान तैयार करने के लिए कुछ वक्त और कुछ चीजें चाहिए होंगी। बादशाह की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस किसी तरह हमारी इज्जत बचा लो। मुल्ला ने कहा, ठीक है, तो सुनिए, मुझे एक बड़ा सा खाली खेत चाहिए, कुछ तरबूज के बीज, कुछ मिट्टी के बड़े बड़े मटके जिनका मुंह छोटा हो, एक बड़ी सी खाली बोरी, एक बड़ा सा आईना, एक खूबसूरत संदूक और 40 दिन का वक्त। और हाँ, इस दौरान कोई भी मुझसे यह नहीं पूछेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बादशाह ने तुरंत सारी चीजों का इंतजाम करने का हुक्म दिया। वजीर और दूसरे दरबारी हैरान थे। भला तरबूज के बीज और मटकों से चालाकी की बोरी कैसे तैयार होगी? उन्हें पूरा यकीन था कि मुल्ला पागल हो गए हैं और वह सल्तनत को और भी ज्यादा शर्मिंदा करेंगे। वजीर ने बादशाह के कान भरने की कोशिश की, आलम पनाह, इस आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं। यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन बादशाह के पास मुल्ला पर भरोसा करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मुल्ला को शहर के बाहर एक बड़ा सा खेत दे दिया गया।
उन्होंने सबसे पहले खेत को अच्छी तरह जोता और उसमें तरबूज के बीज बो दिए। वह रोज सुबह आते, पौधों को पानी देते और उनकी देखभाल करते। दरबारी छिप छिप कर देखते और आपस में फुसफुसाते, देखो यह पागल तो खेती करने लगा है। बादशाह ने इसे सल्तनत बचाने का काम दिया था और यह तरबूज उगा रहा है। कुछ हफ्तों बाद तरबूज की बेलें फैलने लगीं और उन पर छोटे छोटे फल आने लगे। जब तरबूज का फल एक छोटी सी गेंद जितना बड़ा हुआ तो मुल्ला ने अपना असली काम शुरू किया। उन्होंने एक एक छोटे तरबूज को बिना बेल से तोड़े बड़ी सावधानी से मिट्टी के मटके के संकरे मुंह के अंदर डाल दिया। उन्होंने ऐसे दर्जनों मटके बेलों पर लगे छोटे छोटे तरबूजों पर चढ़ा दिए। अब दिन बीतने लगे। तरबूज बेल से पोषण लेकर मटके के अंदर ही बड़े होने लगे। धीरे धीरे वे इतने बड़े हो गए कि मटके के अंदर पूरी तरह फंस गए। अब उन्हें मटके के छोटे मुंह से बाहर निकालना नामुमकिन था। वजीर रोज बादशाह को रिपोर्ट देता, जहां पनाह, मुल्ला तो बस मटकों के साथ खेल रहा है। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। बादशाह का सब्र भी जवाब देने लगा था, लेकिन उन्होंने मुल्ला को 40 दिन का वक्त दिया था, इसलिए वह चुप रहे। 40वें दिन मुल्ला ने उन सभी मटकों को, जिनके अंदर बड़े बड़े तरबूज फंसे हुए थे, बेलों से काट लिया। फिर उन्होंने इन भारी मटकों को एक बड़ी सी बोरी में भरा। बोरी बहुत भारी हो गई थी। उन्होंने सिपाहियों की मदद से उसे उठवाया। यह थी उनकी एक बोरी खरी चालाकी। अब बारी थी एक घड़ा निरपेक्ष सत्य की। इसके लिए मुल्ला ने एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा लिया। उन्होंने शाही खजाने से एक बेहतरीन कारीगर द्वारा बनाया गया एकदम साफ और बड़ा आईना मंगवाया। उन्होंने उस आईने को घड़े के अंदर पेंदे में बड़ी सफाई से टिका दिया। फिर उन्होंने उस घड़े को ऊपर तक एकदम निर्मल साफ पानी से भर दिया। पानी इतना साफ था कि आईना दिखाई नहीं दे रहा था, बस घड़े की गहराई नजर आ रही थी। आखिर में एक संदूक अनंत काल की तैयारी थी। यह सबसे मुश्किल काम था। मुल्ला ने एक खूबसूरत नक्काशीदार संदूक लिया। उन्होंने एक मुट्ठी रेत ली जो नदी के किनारे से लाई गई थी और जिसके कण समय की तरह अनगिनत थे। फिर उन्होंने एक बरगद के पेड़ के कुछ बीज लिए जो सदियों तक जीवित रहता है और भविष्य का प्रतीक है। और अंत में उन्होंने एक छोटी सी रेत घड़ी ऑवरग्लास ली जिसमें रेत एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लगातार गिर रही थी, जो वर्तमान के गुजरते लम्हों का प्रतीक थी। उन्होंने इन तीनों चीजों को, रेत, बीज और रेत घड़ी को उस संदूक में रख दिया और उसे बंद कर दिया। 40 दिन पूरे हो चुके थे। फारस का दूत अपने जवाब का इंतजार कर रहा था। दरबार फिर से सजा। इस बार माहौल में तनाव के साथ साथ एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। सबको यह देखना था कि मुल्ला ने क्या गुल खिलाया है। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद के मिलेजुले भाव थे। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे सिपाही बड़ी मुश्किल से वह भारी बोरी, पानी से भरा घड़ा और वह खूबसूरत संदूक लेकर आ रहे थे। मुल्ला ने फारस के दूत की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सबसे पहले बोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, फारस के शाह ने एक बोरी भरकर खरी चालाकी मांगी थी। यह रही वह बोरी। दूत ने व्यंग्य से कहा, इसमें ऐसा क्या है? मुल्ला ने बोरी खुलवाई और उसमें से एक मटका निकाला जिसके अंदर एक बड़ा सा तरबूज साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मटका दूत को दिखाते हुए कहा, इस मटके का मुंह इतना छोटा है और यह तरबूज इतना बड़ा। यह तरबूज इस छोटे मुंह वाले मटके के अंदर कैसे गया? यही है खरी चालाकी। हमने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके इसे अंदर पहुंचाया है। अब आप अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकाल कर दिखाएं, लेकिन शर्त यह है,
कि न तो मटका टूटना चाहिए और न ही तरबूज कटना चाहिए। यह सुनकर दूत और दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सब मटके और उसके अंदर फंसे तरबूज को देख रहे थे। यह एक लाजवाब पहेली थी। इसका कोई जवाब नहीं था। तरबूज को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका मटके को तोड़ना ही था। दूत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी हार मान ली। इसके बाद मुल्ला दूसरे उपहार की ओर बढ़े, जो था एक घड़ा निरपेक्ष सत्य। उन्होंने पानी से भरे घड़े को दूत के सामने रखा और कहा, यह है निरपेक्ष सत्य का घड़ा। जो भी इंसान इस घड़े में झांकेगा उसे परम सत्य दिखाई देगा। उसे वह दिखाई देगा जो वह वास्तव में है, बिना किसी लागलपेट के, बिना किसी पर्दे के। लेकिन इसकी एक शर्त है। यह सत्य केवल उसी इंसान को दिखाई देगा जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो और जिसने कभी कोई झूठ न बोला हो, कोई धोखा न दिया हो। अगर कोई पापी, झूठा या कपटी इंसान इसमें झांकेगा तो उसे या तो पानी धुंधला दिखाई देगा या फिर उसे अपना ही भयानक चेहरा नजर आएगा। यह सुनकर दूत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह जानता था कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी तरह पाक साफ हो। अगर वह घड़े में झांकता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं दिखा या धुंधला दिखा, तो वह खुद को झूठा और कपटी मान लेगा। और अगर वह झूठ बोलता है कि उसे परम सत्य दिख गया, तो मुल्ला उसे परखने के लिए कोई और सवाल पूछ सकते थे। वह एक ब्रिलियंटली सेट साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुका था। उसने घड़े में झांकने की हिम्मत ही नहीं की और सिर झुका लिया। दरबार बादशाह के जयकारों से गूंज उठा। अब बारी थी तीसरे और आखिरी उपहार की। मुल्ला ने उस खूबसूरत संदूक को आगे किया और कहा, और यह है एक संदूक अनंतकाल। आपके शाह ने समय को एक संदूक में मांगा था, जो कि एक असंभव मांग थी, क्योंकि समय को कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने उनके लिए समय के स्वरूप को इस संदूक में बंद कर दिया है। उन्होंने संदूक खोला। सबने उत्सुकता से अंदर झांका। मुल्ला ने समझाना शुरू किया, देखिए, इस संदूक में यह जो रेत के अनगिनत कण हैं, यह बीते हुए समय यानी भूतकाल का प्रतीक हैं, जो अनगिनत लम्हों से बना है। यह जो बरगद के बीज हैं, यह आने वाले समय यानी भविष्य का प्रतीक हैं, जिनमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं, जो उगकर सदियों तक कायम रह सकती हैं। और यह जो रेत घड़ी है, जिसमें रेत लगातार बह रही है, यह वर्तमान का प्रतीक है, जो हमेशा चलता रहता है, भविष्य से निकलकर भूतकाल में मिलता रहता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों को मिलाकर ही अनंत काल बनता है। हमने समय के इस पूरे दर्शन को इस एक संदूक में आपके लिए रख दिया है। मुल्ला की यह व्याख्या सुनकर फारस का दूत पूरी तरह निशब्द हो गया। उसकी अक्ल चकरा गई। यह जवाब इतना गहरा, इतना दार्शनिक और इतना सटीक था कि उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। उसने स्वीकार किया कि ऐसी बुद्धिमानी उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने तीनों उपहारों को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया और बादशाह से माफी मांगते हुए कहा, आलमपनाह, मैं अपनी और अपने शाह की तरफ से शर्मिंदा हूं। हम आपकी सल्तनत को कम आंक रहे थे। वाकई आपके दरबार में दुनिया की सबसे बेहतरीन अक्ल बस्ती है। दूत जब यह तीनों अनोखे उपहार लेकर फारस वापस पहुंचा और अपने शाह को पूरी कहानी सुनाई, तो फारस का शाह पहले तो हैरान हुआ, फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने मटके में फंसे तरबूज को देखा, सत्य के घड़े की शर्त सुनी और अनंत काल के संदूक का दर्शन समझा। वह मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और गहरी समझ का कायल हो गया। उसने अपनी हार स्वीकार की और न सिर्फ सालाना नजराने की शर्त वापस ली, बल्कि दिल्ली के बादशाह के लिए दोस्ती के पैगाम के साथ बेशकीमती तोहफे भी भिजवाए। इधर दिल्ली के दरबार में जश्न का माहौल था। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं था।
उनकी सल्तनत की इज्जत बच गई थी और उनका सिर गर्व से और भी ऊंचा हो गया था। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने मुल्ला को सोने चांदी, हीरे मोती और जागीर देने की पेशकश की। लेकिन मुल्ला ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे बड़ा इनाम तो वजीर आज़म के चेहरे पर वह हैरानी देखना था जब मैंने तरबूज के बीज मांगे थे। बस मुझे मेरे गधे के लिए थोड़ी अच्छी घास दिलवा दीजिए, बेचारा कई दिनों से मेरे साथ जागकर थक गया है। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी उसी पुरानी सादगी के साथ दरबार से बाहर निकले और अपने गधे पर बैठकर अपनी गली की ओर चल दिए। बादशाह और सारे दरबारी उन्हें जाते हुए देखते रहे, यह सोचते हुए कि सच्ची बुद्धिमानी और चालाकी न तो दौलत में होती है न पदवी में, बल्कि वह तो एक साफ और हाजिर जवाब दिमाग में होती है, जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी खेल खेल में सुलझा देता है। और उस दिन के बाद बादशाह ने फिर कभी अपनी अक्ल पर घमंड नहीं किया, क्योंकि वह जान गए थे कि उनकी सल्तनत का असली खजाना तो वह साधारण सा दिखने वाला, अटपटी बातें करने वाला मुल्ला नसीरुद्दीन ही था। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोहे रोशनी कोई आम हार नहीं था। उसमें जड़े हीरे रात के अंधेरे में भी जुगनुओं की तरह चमकते थे। कहा जाता था कि वह हार पीढ़ियों से मुगल खानदान की औरतों की शान बढ़ा रहा था और उसकी कीमत आंकना लगभग नामुमकिन था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मलिका के कमरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी बाहरी चोर का वहां तक पहुंचना असंभव था। अकबर ने आगे कहा, हमने कोतवाल को जांच का हुक्म दिया था। जांच में पता चला है कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महल के ही किसी भेदिये ने की है। शक मलिका आलिया की 4 सबसे भरोसेमंद दासियों पर है, चंपा, चमेली, गुलनार और नरगिस। वे चारों ही कल रात कमरे में मौजूद थीं और उनके सिवा वहां कोई नहीं गया। लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो चारों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने हार नहीं चुराया। अब हम धर्म संकट में हैं। बिना सबूत के हम किसी को सजा नहीं दे सकते और चारों ही दासियां सालों से मलिका की सेवा कर रही हैं। अगर किसी बेगुनाह को सजा मिली तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने चारों दासियों को अपने सामने बुलाने का अनुरोध किया। चारों दासियां डरी सहमी हुई दरबार में हाजिर हुईं। उनके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। किसी की आंखें रो रो कर सूज गई थीं, तो कोई पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। बीरबल ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस उन चारों को गौर से देखा, उनके हाव भाव, उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की। फिर वह शहंशाह की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, यह मामला जितना पेचीदा लग रहा है उतना है नहीं। सत्य हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। कभी कभी सच इंसानों की जुबान से नहीं, बल्कि प्रकृति की जुबान से सुनना पड़ता है। दरबार में मौजूद सभी मंत्री और दरबारी हैरान थे। बीरबल यह कैसी पहेली बुझा रहे थे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? प्रकृति कैसे सच बताएगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच को हवाओं में उड़ा दिया गया है। अब हमें बस उस हवा से सच को पकड़ना है। आज रात यह हवा खुद बताएगी कि चोर कौन है। यह सुनकर एक मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, लगता है बीरबल का दिमाग फिर गया है। हवा भला कैसे बोलेगी? अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं। तुम जो करना चाहो करो, लेकिन याद रहे कल सुबह तक हमें कोहे रोशनी और उसका चोर दोनों चाहिए।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। इसके बाद बीरबल ने एक अजीब सी घोषणा की। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, आज रात मैं चोर का पता लगाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। महल के पिछवाड़े में जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसमें एक दैवीय शक्ति का वास है। उस पेड़ की आत्मा, जिसे पवनदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, वह सब कुछ देखती और सुनती है। मैं उन चारों दासियों को उस पेड़ के पास ले जाऊंगा। वहां हवाएं खुद कानाफूसी करके मुझे चोर का नाम बताएंगी। यह सुनकर चारों दासियों के चेहरे का रंग उड़ गया। जो बेगुनाह थीं, वे हैरान थीं कि यह कैसा न्याय है, और जो असली चोर थी, उसके दिल में खौफ का एक ठंडा सर रेंग गया। उसे लगा कि कहीं सच में कोई दैवीय शक्ति उसका राज न खोल दे। शाम ढलने लगी। आगरा के आसमान पर सिंदूरी रंग फैल गया और धीरे धीरे रात की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया। बीरबल ने चारों दासियों को महल के पिछवाड़े वाले बगीचे में बुलाया। वहां एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं और रात के अंधेरे में वह किसी विशालकाय दैत्य जैसा लग रहा था। हवा चलने पर उसकी पत्तियों से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जो किसी रहस्यमयी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। बीरबल ने एक मशाल की रोशनी में चारों दासियों को देखा। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी चार एक जैसी लकड़ियां उन्हें दिखाईं। लकड़ियां बिल्कुल सीधी और बराबर थीं। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं। ये उस चमत्कारी पेड़ की शाखाएं हैं। मैं तुम चारों को एक एक लकड़ी दे रहा हूं। तुम सब इसे लेकर अपने अपने कमरे में जाओगी और रात भर इसे अपने पास रखोगी। इस लकड़ी पर पवनदेव की नजर रहेगी। तुम में से जिसने भी चोरी की है, उसकी लकड़ी सुबह तक अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। जो निर्दोष है, उसकी लकड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर दरबार में हाजिर होना। जिसकी लकड़ी लंबी मिलेगी, वही चोर होगी। यह कहकर बीरबल ने चारों को एक एक लकड़ी थमा दी और उन्हें जाने का आदेश दिया। चंपा, चमेली, गुलनार और नरगिस चारों लकड़ियां लेकर अपने अपने कमरों की ओर चल दीं। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। चमेली, गुलनार और नरगिस, जो बेगुनाह थीं, वे थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन उनके मन में एक शांति भी थी कि वे निर्दोष हैं, इसलिए उनकी लकड़ी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने अपनी अपनी लकड़ी को कमरे में एक तरफ रख दिया और सोने की कोशिश करने लगीं। लेकिन चौथी दासी, चंपा, के मन में तूफान मचा हुआ था। असली चोर वही थी। उसने ही एक पल की लालच में आकर कोहे रोशनी चुरा लिया था और उसे अपने संदूक में कपड़ों के नीचे छिपा दिया था। अब बीरबल की बात सुनकर उसकी जान हलक में आ गई। वह पूरी रात सो नहीं पाई। वह बार बार उस लकड़ी को देखती। उसे बीरबल की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था। कहीं यह सच हो गया तो? कहीं सच में यह जादुई लकड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ गई तो? तब तो मैं रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। शहंशाह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही सोचते सोचते आधी रात बीत गई। डर और घबराहट के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर यह लकड़ी 2 इंच बढ़ने ही वाली है, तो क्यों न मैं इसे पहले से ही 2 इंच छोटा कर दूं? अगर मैं इसे 2 इंच काट दूंगी, तो सुबह जब यह 2 इंच बढ़ेगी, तो यह बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाएगी और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, यही सही तरीका है। यह सोचकर उसने एक छोटा सा चाकू निकाला और बड़ी सावधानी से अपनी लकड़ी को नीचे से ठीक 2 इंच काटकर छोटा कर दिया। अब वह निश्चिंत हो गई। उसे लगा कि उसने बीरबल की चालाकी को मात दे दी है। वह अपनी कटी हुई लकड़ी को अपने पास रखकर आखिरकार सो गई।
अगली सुबह दरबार फिर से लगा। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। पूरा दरबार यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल की हवा आज क्या सच उगलती है। तभी बीरबल के साथ वे चारों दासियां दरबार में हाजिर हुईं। सबके हाथों में अपनी अपनी लकड़ी थी। तीनों निर्दोष दासियों के चेहरे पर अब शांति थी, लेकिन चंपा का चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था, हालांकि वह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रही थी। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, हवा ने अपना काम कर दिया है। उसने मुझे रात में ही चोर का नाम बता दिया था, लेकिन मैं चाहता था कि सबूत सबके सामने आए। यह कहकर बीरबल एक एक करके दासियों के पास गए। उन्होंने सबसे पहले चमेली की लकड़ी ली और उसे एक पैमाने के पास रखकर नापा। वह बिल्कुल सही आकार की थी। फिर उन्होंने गुलनार और नरगिस की लकड़ियां भी नापीं। वे भी वैसी की वैसी ही थीं। अब बीरबल चंपा के पास पहुंचे। चंपा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बीरबल ने उसकी लकड़ी हाथ में ली। लकड़ी को देखते ही बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने वह लकड़ी सबके सामने ऊंची उठाई और बोले, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया। उन्होंने चंपा की लकड़ी को बाकी तीनों लकड़ियों के साथ रखकर दिखाया। चंपा की लकड़ी बाकी तीनों से साफ साफ 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही चंपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि वह बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रो रो कर अपना गुनाह कबूल करने लगी। उसने बता दिया कि हार कहाँ छिपा है। सिपाहियों ने तुरंत जाकर हार बरामद कर लिया। पूरा दरबार बीरबल की इस अद्भुत तरकीब को देखकर दंग रह गया। सब यही सोच रहे थे कि यह कैसे हुआ। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं, लेकिन हमें यह बताओ कि यह हुआ कैसे? क्या उन लकड़ियों में सच में कोई जादू था? क्या हवा ने तुमसे सच में कुछ कहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं जहांपनाह। लकड़ियां तो साधारण थीं। वे न तो बढ़ सकती थीं और न ही घट सकती थीं। और हवा तो हमेशा ही खामोश रहती है। मैंने जिस हवा की बात की थी, वह बाहर चलने वाली हवा नहीं, बल्कि चोर के मन में चलने वाली डर और अपराध बोध की हवा थी। उन्होंने आगे समझाया, मैं जानता था कि जो निर्दोष हैं, वे मेरी बात पर या तो यकीन नहीं करेंगे, या फिर अगर करेंगे भी तो उन्हें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वे अपनी लकड़ी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जो असली चोर होगा, उसके मन में यह डर बैठ जाएगा कि कहीं उसकी लकड़ी सच में लंबी न हो जाए। इसी डर से बचने के लिए वह अपनी लकड़ी को पहले से ही 2 इंच छोटा कर देगा, ताकि सुबह तक जब वह बढ़े तो बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाए। उसने यह नहीं सोचा कि लकड़ियां बढ़ेंगी ही नहीं। उसके मन के चोर ने, उसके डर की हवा ने, उसे खुद ही धोखा दे दिया और उसका सच सबके सामने ले आया। बीरबल की यह व्याख्या सुनकर शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह अपने सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, मान गए। तुमने बिना किसी तलवार या जोर जबरदस्ती के केवल अपनी बुद्धि से सच को उजागर कर दिया। तुमने सचमुच हवा से सच निकाल लिया। तुम सिर्फ हमारे सलाहकार नहीं, इस सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत हो। पूरा दरबार बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। उस दिन सबने एक बार फिर यह जान लिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान का दिमाग होता है और सबसे बड़ा जासूस उसका अपना डर। बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वह किसी न किसी रूप में, चाहे वह लकड़ी का छोटा होना हो या मन में उठी डर की हवा, एक दिन सामने आ ही जाता है।
कलाकारों और सलाहकारों से खचाखच भरा रहता था। हर कोई बादशाह को खुश करने की होड़ में लगा रहता, अपनी चापलूसी और झूठी तारीफों से बादशाह के अहंकार को और भी बढ़ाता रहता था। बादशाह को अपनी अक्ल पर बड़ा नाज था और वह अक्सर यह दावा करते थे कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे वह या उनके दरबारी सुलझा न सकें। उनके सबसे खास थे उनके वजीर आज़म, जो खुद को दुनिया का सबसे चतुर और दूरदर्शी इंसान समझते थे और बादशाह के कानों में हर वक्त अपनी ही बुद्धिमानी के किस्से घोला करते थे। उसी सल्तनत की एक छोटी सी गली में एक साधारण से घर में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। मुल्ला न तो अमीर थे, न ही उनके पास कोई बड़ी पदवी थी। उनकी कुल जमा पूंजी थी एक मरियल सा गधा, कुछ फटे पुराने कपड़े और एक ऐसी हाजिर जवाबी और पैनी नजर जो बड़े बड़े विद्वानों और बादशाहों के घमंड को पल भर में चकनाचूर कर सकती थी। मुल्ला की बातें सीधी, सपाट और अक्सर अटपटी होती थीं, लेकिन उनके हर अटपटे काम और हर बेतुकी बात में गहरी समझ और जिंदगी का सच्चा फलसफा छिपा होता था। बादशाह मुल्ला को पसंद भी करते थे और उनसे चिढ़ते भी थे। पसंद इसलिए क्योंकि मुल्ला की मौजूदगी दरबार में एक ताजगी ले आती थी और मुश्किल घड़ियों में उनकी सलाह सोने से भी कीमती साबित होती थी। और चिढ़ते इसलिए थे क्योंकि मुल्ला कभी भी चापलूसी नहीं करते थे और अपनी बातों से अक्सर बादशाह और उनके घमंडी वजीर की खिल्ली उड़ा देते थे। एक दिन दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। बादशाह अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दरबारी सोने चांदी के काम वाले लिबासों में इतरा रहे थे। तभी द्वारपाल ने ऐलान किया कि पड़ोसी मुल्क फारस के शाह का एक दूत हजारों तोहफों के साथ हाजिर होना चाहता है। बादशाह ने तुरंत इजाजत दी। फारस का दूत बड़े ही अकड़ और शान के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे नौकरों की एक लंबी कतार थी, जिनके हाथों में कीमती कालीन, सोने के बर्तन और दुर्लभ इत्र थे। दूत ने झुककर सलाम किया और फिर एक रेशमी खत बादशाह की ओर बढ़ा दिया। बादशाह के वजीर ने खत खोला और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता गया। दरबार में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर तनाव की लकीरें खिंच गईं। खत पढ़कर वजीर ने कापती आवाज में बादशाह को बताया, आलम पनाह, फारस के शाह ने आपकी बुद्धिमानी की बड़ी तारीफ की है, लेकिन साथ ही उन्होंने आपकी अक्ल को परखने के लिए एक चुनौती भी भेजी है। बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, कैसी चुनौती? हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। वजीर ने डरते डरते कहा, शाह ने 3 चीजों की मांग की है। उन्होंने लिखा है, अगर आपके दरबार में सचमुच दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हैं तो मेरे लिए 3 चीजें भिजवाएं। पहली, एक बोरी भरकर खरी चालाकी। दूसरी, एक घड़ा भरकर निरपेक्ष सत्य। और तीसरी, एक संदूक भरकर अनंतकाल। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर आप यह 3 चीजें भेजने में नाकाम रहे तो आपको यह मानना होगा कि आपकी सल्तनत में अक्ल और समझ की